जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद शाहनवाज आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंड्स के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं और आज जिस टॉपिक के साथ मैं हाजिर हुआ हूं उसका नाम है बुद्ध एवं जैन धर्म, जिसको बौद्ध एवं जैन धर्म भी कहते हैं, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, तो आज हम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की चर्चा करेंगे। बहुत ही खास टॉपिक होने वाला है साथियों। बुद्धिज्म और जैनिज्म दो नए धर्म थे, इनका उदय क्यों हुआ, इसका क्या कारण था, इन तमाम चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि ये जो धर्म था ये आया क्यों, इसका क्या कारण था, इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है साथियों। तो आज हम लोग उसी कहानी की चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कहानी है ये अपने आप में बड़ी खास कहानी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ही जैन एवं बौद्ध नामक दो नए धर्मों की शुरुआत हुई। ध्यान दीजिएगा, तो कब शुरुआत हुई? 6वीं शताब्दी में। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही शुरुआत हो गई थी। दो धर्म आए थे, एक पहला धर्म था जैन धर्म, दूसरा था बौद्ध धर्म। ठीक है, अब थोड़ा एक और चीज देखते हैं यहाँ पे। जैन धर्म जो है इसके संस्थापक थे महावीर स्वामी, ये स्वामी साहब थे जैन धर्म संस्थापक। और महात्मा बुद्ध जी जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म को जो है चलाया, बढ़ाया, आगे बढ़ाया, उसकी शुरुआत करी, और महावीर स्वामी ने जैन धर्म की। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल के पश्चात महाजनपदों का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये ध्यान देना है कि उत्तर वैदिक काल जब खत्म हुआ तब महाजनपद आए। ठीक है ना, प्रकाश में महाजनपदों का प्रादुर्भाव हुआ, इसको भी ध्यान देना है आपको। महाजनपदों का प्रादुर्भाव हुआ। महाजनपद क्या था साथियों? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय हम लोग समझ सकते हैं कि महाजनपद कैसे बनते हैं, क्या कारण होता है महाजनपदों का। देखिए, जैसे कोई गांव बसता है तो गांव से धीरे धीरे और कबीले बनते हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 बस्ती बढ़ती जाती है, फिर गांव से आपका थोड़ा टाउन टाइप का बनता है। ठीक है ना, उसके बाद ब्लॉक, ब्लॉक से जो है जिला, जिला से महाजिला, जिसको महाजनपद कहते हैं। तो इस तरीके से जो है जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, आबादी का कंसंट्रेशन बढ़ता है, लोगों का कंसंट्रेशन बढ़ता है, वैसे वैसे जो है एक नई नई इकाई सामने आती रहती है। तो महाजनपद जो है वो बड़ी इकाई हुआ करती थी जहाँ भी बहुत सारे लोग रहा करते थे। लेकिन इनके निर्माण की अगर हम वजह देखें, इनके विकास की वजह देखें, तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जनता या पब्लिक जब तक किसी एक स्थान पर नहीं रहेगी तब तक जनपदों का विकास नहीं होगा। और जनपदों के विकास के लिए लोगों का एक साथ रहना जरूरी है, तभी तो कंसंट्रेशन ऑफ पीपल होगा। किसी एक स्थान पे जब बहुत सारे लोग इकट्ठा रहेंगे तभी तो उनके बीच संस्कृति जो है, संस्कृतियों का आदान प्रदान होगा, सभ्यताओं का आदान प्रदान होगा, लेन देन होगा, ट्रेड डेवलप होगा, बिजनेस होगा, शादी विवाह होंगे। ठीक है ना, एक संस्कृति का विकास होगा। इसके लिए रहना जरूरी है, और रहने के लिए सबसे खास जरूरी होता है कि आप एक स्थान पर रहने की आपके पास वजह हो। बिना वजह के तो आप रुकेंगे नहीं भाई, खाना सबको चाहिए। तो इसके लिए कृषि का जो है प्रादुर्भाव हुआ महाजनपद काल में। उत्तर वैदिक काल के आसपास ही हमने देखा कि लोहे का जो है उसमें प्रादुर्भाव होता है, लोहा प्रकाश में आता है। लोहा आने से तमाम तरह की चीज़ें जो है बदली, क्योंकि पत्थर के उपकरण से जंगलों को साफ करना बहुत ही इम्पॉसिबल था। लार्ज स्केल पे अगर आपको जंगलों की कटाई करनी है तो उसके लिए आपके पास आयरन टूल्स होने चाहिए, और आयरन था नहीं, लिहाजा ये काम बड़ा देर में शुरू हुआ। वैदिक काल में भी हम देखते हैं कि कृषि का अच्छा खासा विकास था, लेकिन अगर उनका ऑक्यूपेशन देखेंगे तो वो था क्या? डोमेस्टिकेशन, अर्थात पशुपालन। पशुपालन पे ज़्यादा फोकस्ड थे। क्यों? क्योंकि आयरन उनके पास था नहीं, तो वो लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर करने के लिए जो है आगे नहीं बढ़ सकते थे, क्योंकि जंगलों की कटाई करनी पड़ती, और उसके लिए उनको चाहिए था आयरन टूल, एंड दिस इज व्हाट दे डिडंट हैव। तो इसलिए उन्होंने एग्रीकल्चर को आगे नहीं बढ़ाया, ना तो सोचा, बल्कि वो पशुपालन पे अपना फोकस किए रहे। लेकिन महाजनपद काल में आयरन के आने से क्रांति आ गई, लोगों की उम्मीद बढ़ गई। अब जंगलों की सफाई इजीली होने लगी, जंगलों की सफाई से कृषि युक्त जो है भूमि जो है प्राप्त होने लगी। अब इस पर कृषि की जानी है, तो अब आयरन के आने से जंगलों की कटाई हो गई, कृषि युक्त भूमि प्राप्त हो गई। लेकिन अब आगे की समस्याओं पर भी बात कर लेते हैं। आगे की सबसे बड़ी समस्या है भाई, हाथ आदमी आदमी थोड़ी पकड़ के खींचेगा उसको हल को, उसके लिए चाहिए जो है बैल। अब बैलों की आवश्यकता है, बैल तो खींचेगा तभी तो कृषि होगी। और आगे हम लोग कहानी जो पढ़ेंगे तो बैलों से संबंधित कहानी है। फिलहाल तो हल्का सा इस पर चर्चा यहाँ पे हल्का सा करना पड़ेगा हमको। देखिए, महाजनपदों का जो नाम है ये अंगुत्तर निकाय, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है ना, हाँ, यह एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। और इसी के साथ साथ भगवती सूत्र है, यह एक जैन ग्रंथ है। ठीक है, जैन ग्रंथ है।
इन दोनों में 16 महाजनपदों का वर्णन हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जनपदों की संख्या कितनी, महाजनपदों की संख्या 16 थी, तो 16 महाजनपदों का वर्णन हुआ है। इनको षोडश महाजनपद भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देना। तो महाजनपद 16 थे और 16 महाजनपद का वर्णन अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि 16 महाजनपद किस बौद्धिक टेक्स्ट में मिलते हैं, तो ये चीज ध्यान देना है आपको। अब आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, लोहे की खोज एवं बाद का परिदृश्य। लोहे की खोज, उसके बाद का परिदृश्य क्या है, लोहा आने से क्या क्या चीजें हुई, चलिए देखते हैं। तो भैया लोहा आने से क्या हुआ, जंगल की कटाई आसान हो गई। ठीक है, कृषि की भूमि की बढ़ोतरी हो गई, और क्या हुआ, कृषि अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। भाई जाहिर सी बात है, कृषि अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। पहले पशुपालन अर्थव्यवस्था थी वैदिक काल में। अब लोहे के परिणाम स्वरूप कृषि एवं उसके परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन में स्थिरता आई। मैंने क्या बताया, एग्रीकल्चर अनडाउटेडली ब्रिंग्स स्टेबिलिटी टू द लाइव्स ऑफ पीपल बिकॉज यू हैव टू स्टे एट अ प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। भाई किसी भी खेती को करोगे तो आप रुकोगे ना, वहाँ पे तमाम तरह की प्रक्रिया होती है जिसको आपको निभाना होता है, तब जो है आपको उसका मेन जो है क्रॉप का मेन हार्वेस्टिंग होती है, फिर आप जो है फसल प्राप्त करते हो। तो उसके लिए एक स्थान पर रुकना पड़ता है, 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1 साल एज द केस में भी, तो उस हिसाब से रुकना पड़ता है। तो इससे लोगों के बीच में स्थिरता आई। स्थिरता आने से कई तरह की चीजें होती हैं। जैसे स्थिरता जब लाइफ में आती है, जैसे कृषि ने क्या किया दोस्तों, कृषि ने स्थिरता लाया। ठीक है ना, स्थिरता लाया। स्थिरता ने क्या लिया, सांस्कृतिक तालमेल, मेल मिलाप। ठीक है, मेल मिलाप। भाई एक जगह रहोगे आप तो आपकी सांस्कृतिक मेल मिलाप होगी नहीं होगी, ठीक है नहीं। व्यापार एवं वाणिज्य का प्रसार। अब एक साथ रहोगे तो व्यापार वाणिज्य तो बढ़ेगा ना, जाहिर सी बात है। तो इससे एक पूरी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, और इस अर्थव्यवस्था को कहते हैं हम कृषि अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, जिसमें व्यापार भी शामिल था। ध्यान देना भैया, कृषि एवं व्यापार अर्थव्यवस्था। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि कृषि अर्थव्यवस्था तो आ गई, लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था के लिए जो चाहिए, क्या चाहिए, अत्यधिक बैलों की आवश्यकता थी। अत्यधिक बैल चाहिए। तो क्या दिक्कत है, बैल चाहिए तो चाहिए नहीं भाई, समस्याएं थी। क्या क्या समस्याएं, थोड़ा फोकस कर लेते हैं। समस्या, वैदिक कर्मकांडों में बैलों की अत्यधिक संख्या में बलि, ध्यान देना, बलि खूब होता था। ठीक है ना, बलि खूब दी जाती थी जो है देवताओं को खुश करने के लिए, और अत्यधिक, इससे क्या हुआ, जिससे बैलों की संख्या में अत्यधिक कमी आ गई। ठीक है ना, अब बैल नहीं रहेंगे तो खेती कैसे होगी, इससे खेती प्रभावित होने लगी। अब वैदिक कर्मकांडों के रुकने से ही कृषि अर्थव्यवस्था का विकास संभव हो सकता था, अर्थात वैदिक कर्मकांडों को रुकना आवश्यक था। वैदिक कर्मकांड होते रहते तो कृषि अर्थव्यवस्था बढ़ न पाती। अब इसके लिए एक विकल्प की तलाश थी कि कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें वैदिक कर्मकांडों का विरोध किया जाए। ठीक है, अब ध्यान देना भैया, अब 2 नए धर्म जो है, या 2 नई व्यवस्थाएं जिनको हम बौद्ध जैन कहते हैं, थोड़ा देखते हैं हम लोग। देखिए भैया, अब इनका उदय हुआ, ये विकल्प के तौर पे उभरे। ये विकल्प, समस्याएं थी उस समय, देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दे इमर्ज्ड एज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशंस फॉर द पीपल एज एन ऑप्शन ऑल्सो। तो एक विकल्प के तौर पे, एक सॉल्यूशन के तौर पे इनका प्रादुर्भाव हुआ। क्या क्या कारण था, समस्याएं क्या क्या थी, तो चर्चा करते हैं। वैदिक कर्मकांडों का वर्चस्व, जैसे वैदिक काल में क्या था कि ब्राह्मणों का अत्यधिक वर्चस्व हो गया था। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है ब्राह्मणों के विशेषाधिकार। अब ब्राह्मणों ने उस व्यवस्था को बनाया था, लिहाजा अपने आप को पद सोपान पे सबसे नंबर 1 पे रखा। जो सोशल हायरार्की थी सबसे नंबर पर, दे प्लेस्ड देमसेल्फ एट द हाईएस्ट पोजीशन इन द सोशल हायरार्की। ठीक है, और उसके बाद क्षत्रिय आए, फिर वैश्य आए, फिर शूद्र आए, हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मणों ने सबसे नंबर 1 और सारे विशेषाधिकार ऑलमोस्ट अपने पास रख लिए। इससे क्षत्रिय वैश्य ये सब नाराज हो गए। ठीक, धर्मशास्त्रों में ब्याज एवं उससे किए जाने वाले व्यापार को गलत बताया गया। अब धर्मशास्त्र जो थे उन्होंने कहा कि अगर सूद पे काम करेंगे, सूद अर्थात इंटरेस्ट पे अगर आप पैसा लेंगे और व्यापार करेंगे तो ये गलत है, पाप है। ठीक है ना, इसको बताया गया कि पाप है। तो भाई ब्राह्मण तो ऐसा काम करता नहीं था, वो ज्ञान देता था, पैसा पाता था। ठीक है,
वो दक्षिणा पाता था, उसका काम तो चलता था, लेकिन जो हमारा वैश्य समाज था, बनिया समाज था, उसके लिए दिक्कत थी। उसको तो भाई व्यापार ही करना है। अब व्यापार बिना सूद ब्याज का तो होता नहीं है। तो अब अगर वो सूद ब्याज करे, इंटरेस्ट पे पैसा ले दे, तो ऐसी स्थिति में उसको पापी घोषित होना होता था कि भैया आप पापी हैं, आप ऐसा काम कर रहे हैं। तो खास तौर पे जो वैश्य समाज था वो नाराज था इस व्यवस्था से, वैदिक व्यवस्था से नाराज था, क्योंकि पहली बात तो सोशल हायरार्की में तीसरे पायदान पे था वो, जबकि वैश्य समाज जो था दैट कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम टू द इकोनॉमी, लेकिन उसको अधिकार की जब बात आती थी तो जो है पीछे कर दिया जाता था, और सामाजिक स्तर पर भी वो तीसरे नंबर पे था। क्षत्रिय समाज जो कि बड़ा ही बाहुबली समाज था, मतलब ताकतवर समाज था, उसको दे दिया गया भैया कि आप जो है रक्षा करेंगे समाज को, ठीक है ना। क्षत्रिय वर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी सब्जेक्ट एंड इस पुअर पीपल। अब स्थिति ये आ गई कि क्षत्रिय जानता था कि मैं समाज का जो है क्या संरक्षक हूं, लेकिन मुझे कहाँ अधिकार मिल रहा है, सारे अधिकार तो ब्राह्मणों ने रिजर्व कर लिए हैं। तो वो भी नाराज था। तो क्षत्रिय और जो है वैश्य दोनों आपस में मिल गए, ठीक है, ध्यान देना। आगे भैया आगे बढ़ते हैं। कठोर जाति व्यवस्था। अब कठोर जाति व्यवस्था से क्या स्थिति बनी कि समाज के निचले तबके भी, जिनको वैदिक धर्म में जो है मोक्ष प्राप्त करने की या जो है यज्ञों के मामले में उनको अधिकार नहीं प्राप्त थे, वो मंत्र का जाप नहीं कर सकता था, वो वेद नहीं पढ़ सकता था, तमाम तरह के उनके ऊपर निर्बंधन लगा दिए गए थे, उनकी ऊपर अयोग्यताएं थोप दी गई थी। लिहाजा वो समाज भी जो है बड़ा ही इन सब चीज़ों से प्रभावित था। उसे भी एक विकल्प की तलाश थी। लिहाजा जब उसको एक विकल्प समझ में आया बुद्धिज्म जैनिज्म, तो उसने जो है ओपन आर्म्स अर्थात खुले मन से जो है उस विकल्प को स्वीकार किया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक चीज और, संस्कृत भाषा का वर्चस्व। अब संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ ब्राह्मण्स ओनली। संस्कृत की भाषा जो है, जो ऐसी भाषा थी ब्राह्मण से बोलते थे, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी वो, ठीक है ना, आर्यों की भाषा थी, ब्राह्मण से बोलते थे। ब्राह्मण कहते थे देवताओं की लैंग्वेज है, और ये एक विशेष लोगों की भाषा है, तो ब्राह्मण अपने आप को विशेष घोषित करते थे। आर्य का मतलब भी होता है विशेष या श्रेष्ठ, तो कुल मिला के वो विशेष भाषा बोलते थे, अपने आप को विशिष्ट रखते थे और सारे विशेषाधिकार अपने पास रखते थे। इससे न केवल ब्राह्मण, न केवल क्षत्रिय और वैश्य नाराज हुआ, बल्कि छोटे तबके के लोग भी नाराज हुए। ठीक है, वो भी मोबिलाइज हुए कि नई धर्म की एक जो व्यवस्था आ रही है बुद्धिज्म जैनिज्म, उसी में हम लोग जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा नई कृषि एवं व्यापार अर्थव्यवस्था। अब नई कृषि और व्यापार अर्थव्यवस्था आ रही थी, इसको आगे बढ़ना है तो पुरानी व्यवस्था को जो है बाइकाट करना पड़ेगा। ठीक है, नई अर्थव्यवस्था में जाएंगे तो कुछ नया देखने को मिलेगा, पुरातन पंथी व्यवस्था में रहेंगे तो फिर वैसे ही रहेंगे। तो लोगों को एक ऑप्शन मिला, लिहाजा लोगों ने जो है बहुत ही तेजी से इसकी तरफ मूव किया। ठीक है, इसके अलावा लास्ट एंड ऑफ कोर्स लिस्ट ऑल्सो, अहिंसा का नारा। इस धर्म ने सबसे बड़ा जो फोकस किया बुद्धिज्म जैनिज्म ने, दीज टू रिलीजन्स मेनली फोकस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस। इन्होंने कहा कि हम अहिंसा का नारा देंगे, अर्थात हम बिल्कुल हिंसा पसंद ही नहीं करते, किसी की बलि नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, सबको जीने का अधिकार है, आप किसी की बलि नहीं ले सकते। तो बलि व्यवस्था के टोटली खिलाफ जो है ये जो है इन्होंने नारा दिया। अब भैया आगे, ये तो नारा हो गया। अब देखो आगे बुद्धिज्म जैनिज्म की क्या क्या विशेषताएं थी, इनका क्यों प्रादुर्भाव हुआ। वो तो वैदिक कर्मकांडों की जो है गड़बड़ी थी, लेकिन अब इनका जो है किस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ, इन्होंने किस प्रकार से लोगों को अपनी तरफ खींचा। पहला बात तो यह कि वैदिक कर्मकांडों का विरोध इन्होंने किया कि बिल्कुल भाई वैदिक कर्मकांड हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है ना, उसमें पशुओं की बलि होती जाती है। जाति व्यवस्था का भयंकर तरीके से विरोध किया, जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने समानता की बात कही कि सब समान है, सबको समानता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। व्यापार को बढ़ावा इन्होंने दिया, जो कि वैदिक कर्मकांड रोकते थे, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कि आपको इंटरेस्ट लेना देना दोनों जो है पाप चढ़ाता है आपके ऊपर, आप पापी बन जाते हो। लिहाजा व्यापार को वो प्रमोट नहीं करता था, जबकि ये नई जो धार्मिक व्यवस्था थी व्यापार को प्रमोट करती थी। तो वैश्य आसानी से जो है खुशी खुशी इसमें आ गए। इसके अलावा पाली एवं प्राकृतिक भाषा का प्रयोग। तो प्राकृत भाषा जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी और लोकल लैंग्वेज थी, आम जनमानस की भाषा थी। लिहाजा आम जनमानस बड़ा प्रभावित हुआ कि उनकी आम जन भाषा में बोली जाने वाली जो है मतलब भाषा में लोगों को मैसेज मिल रहा है, तो अर्थात लोग जो है ज़्यादा आकृष्ट हुए इसकी तरफ। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था आई वुड से। इसके अलावा अहिंसा का नारा। अहिंसा का नारा मतलब बिल्कुल बुद्धिज्म जैनिज्म ने कहा कि भाई हिंसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। इसके अलावा महिलाओं एवं शूद्रों को भी सम्मान सबसे बड़ा पॉइंट था, क्योंकि जो वैदिक कर्मकांड थे और वैदिक व्यवस्था थी उसमें बहुत सारे लोगों के लिए दरवाजे बंद थे। ठीक है ना, जैसे शूद्रास हैड नो राइट टू चैंट द मंत्रास ऑफ द वेदास। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी, उनको अधिकार ही नहीं था। लेकिन अब इसमें क्या था कि महिलाओं को भी अधिकार था, महिलाएं भी संघ में शामिल हो सकती, लेटर शामिल भी हुई।
शूद्रों का भी सम्मान था, शूद्र भी जो है मोक्ष प्राप्त कर सकता है, निर्वाण प्राप्त कर सकता है। तो इन तमाम चीजों की वजह से जो है बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों ऐसे धर्म आगे बन के आए जिन्होंने न केवल जो है वैदिक कर्मकांडों का विरोध किया, ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का जो है सूत्रपात किया जिसने न केवल ब्राह्मणों के खिलाफ आगे चलकर काम किया, बल्कि समाज के तमाम तरह के लोगों को, जिनमें वैश्य, क्षत्रिय एवं छोटे वर्ग के लोग थे, उनको अपनी तरफ आकृष्ट किया और विश्व पटल पर दो नए धर्मों का सूत्रपात किया जिन्हें हम बुद्धिज्म और जैनिज्म कहते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी और आज का क्लास बड़ा ही रोचक, बड़ा ही जो है खास रहा है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो कमेंट में हमको जरूर बताएं, प्यार सहयोग बनाए रखें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।